ओके जी, रिएक्ट W3 स्कूल्स वेबसाइट पे आ जाएं। इस वेबसाइट का भी आप सबको पता होगा। बॉटम पे आएँ, यहाँ पर आपको रिएक्ट देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और हम ये इसके रिएक्ट के सेक्शन पर आ गए। अच्छा जी, रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। कोई भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस बताएगा? एनीवन? यस भाई, आप बैठ के बता दें, कोई इशू नहीं। सर फ्रेमवर्क होता है कि किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क, मतलब हमारी वेबसाइट है ना, उसका जो फ्रेमवर्क हुआ है ना, ये यूज़र इंटरफेस है वो होगा। लाइब्रेरी होगा कि सर हम जैसे जावास्क्रिप्ट है ना और टाइपस्क्रिप्ट होता है, वो उसकी लाइब्रेरी है, मतलब सर उसको इजी वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके जी, फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट है, आप लोगों को उसका पता होगा, एंगुलर का, ठीक हो गया जी। आप लोगों को Vue.js का भी सुना होगा आप लोगों ने। तो Vue.js जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक हो गया जी। होता क्या, अगर आप Vue.js यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप जो बने बनाए आपको चीज़ें मिल गई हैं, आप सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। जो कोई डेवलपर्स कह लें या कंपनी कह लें, जिन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी है, वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप लोगों ने उसके अंदर रहकर ही चीज़ें यूज़ करनी है। आप लोग थर्ड पार्टी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी सिंपल रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है। इसके साथ साथ आप डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, एक मेडिकल स्टोर है। एक मेडिकल स्टोर में अगर आपको फीवर हो जाता है, आपने मेडिसिन किस चीज़ की लेनी है? फीवर की लेनी है, ठीक हो गया। लेकिन दवाइयाँ तो वहाँ पर और बहुत सारी हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर तो आप पूरी मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ खरीद लेते हैं या पूरा मेडिकल स्टोर खरीद लेते हैं, वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक हो गया। लेकिन चीज़ आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ फीवर की मेडिसिन। लाइब्रेरी क्या है? अगर आपके फीवर की मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फीवर की मेडिसिन ही लेंगे, तो ये लाइब्रेरी है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह कह लें या मेडिसिन कह लें, वो यूजेबल नहीं है, आपके यूज़ में नहीं आएंगी। तो ये डिफरेंस है। सिंटैक्स डिफरेंट कह लें कि जिन्होंने वो फ्रेमवर्क बनाया है, उन्होंने आपको एक रूल दिया हुआ है या आपको एक तरीका बताया कि आपने इस तरह ही यूज़ करना है। अलग लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है और ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो अलग से लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों ही जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक हो गया जी। ओके जी, रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। रिएक्ट इज़ यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं? आपकी वेबसाइट जैसे ही लोड होती है, अगर सिंपल HTML CSS की बात की जाए, जैसे जैसे हम पेज पे नेविगेट होते हैं, वो एक न्यू पेज हमें लोड करके देता है हमारे सर्वर से। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है? एक ही फाइल बनती है, एक ही बार आपकी वेबसाइट कंप्लीट लोड हो जाती है। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं तो वो दोबारा से पेज लोड नहीं होता है, या सर्वर से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या फिर कह लें लेआउट या पेज दोबारा से रीलोड या सर्वर से गेट नहीं होता है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल ये नैव बार है और इसके ऊपर ये हेडर है। आपने इसको एक बार ही बनाना है और एक बार ही बना के आप इसको कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल HTML CSS में क्या होता था? आप लोग हर पेज में इसका भी कोड लिखते थे। लेट्स सपोज 100 पेजेस है आपकी वेबसाइट में। अगर आप लोगों ने नैव बार या हेडर में चेंजेस करनी है तो हर एक फ़ाइल में जाके चेंज करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है? सिर्फ एक फ़ाइल बनती है, इसको आप 100 या 1000 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। चेंजेस जब करनी है सिर्फ सिंगल एक फ़ाइल में करेंगे, वो पूरी की पूरी वेबसाइट में जाके चेंज हो जाती है। ऑल राइट जी। उसके बाद अच्छा जी, रिएक्ट का जो है इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो एक टूल है क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से, ठीक हो गया जी। क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है? ये ऑफिशियली सपोर्टेड भी है रिएक्ट से। ये होता है ना, यानी कि अक्सर होती है कि थर्ड पार्टी चीज़ें जो ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर रही है कंपनी या जिन्होंने चीज़ बनाई है, क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो ऑफिशियली सपोर्ट भी करता है रिएक्ट। तो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से इसका इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। करेंगे कैसे?
इसके लिए आपको नोड जेएस रिक्वायर्ड है। नोड जेएस का पता है? शहजादो आखिर वाले आगे नहीं आ जाते आप? उन्हें भी पढ़ने तो खुद भी पढ़ लें। आ जाएं आगे। आ जाएं, आपको ही कह रहा हूँ। फिर बैठ गए। इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? हसनात, माशाल्लाह। जी हसनात भाई, नोड जेएस का पता है? इंस्टॉल किया होगा कि नहीं किया अभी तक? आप लोगों ने सर्च किया हुआ सारों ने, या किसी ने ना किया हो? सर्च किया हुआ है ना? डिप्लॉयमेंट की होगी, ठीक हो गया जी। तो आप लोग की असाइनमेंट जो है आप लोग उस पर डिप्लॉय करते रहे हैं, तो उसके लिए नोड जेएस इंस्टॉल किया होगा, ठीक हो गया। नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने npm-i सर्च किया होगा, ऐसे ही है, npm-i-g सर्च किया होगा। अच्छा जी, उसी तरह जब आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो सिंपल इस पर क्लिक करें, नोड जेएस की वेबसाइट पे आ जाएं, और इसका अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करें, इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और उसको इंस्टॉल कर लें सिंपली, ठीक हो गया जी। जब इंस्टॉल हो जाएगा, इस टाइम इसका क्या वर्जन चल रहा है? 16.14.2 है। LTS कीजिएगा, करंट ना कीजिएगा, LTS रिकमेंडेड होता है। उसके बाद जब एक बार नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल CMD में जाके नोड स्पेस -v टाइप करें। अगर तो इंस्टॉल होगा तो ये आपको वर्जन बता देगा कि कौन सा आप लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो 14.17.6 है, ठीक हो गया जी। जब ये इंस्टॉल है, इसके बाद फिर आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। जब नोड जेएस इंस्टॉल है और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर्स में आ जाएं। लेट सपोज हम एक बना लेते हैं यहाँ पर रिएक्ट, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिस। जब आप इस फोल्डर पे आ गए हैं, इस फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पर एड्रेस बार में यहाँ पे लिखें CMD, ठीक हो गया जी। CMD लिखने के बाद जब ये CMD ओपन हो जाएगा उस लोकेशन पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, npx, ठीक हो गया जी। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने सर्च इंस्टॉल किया होगा तो आप लोगों ने npm लिखा होगा, लेकिन जब क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करना है तो आप लोगों ने लिखना है npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद स्पेस देने के बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम लिखना है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम क्या लिखें? लर्निंग रिएक्ट है, तो LEARNING डैश रिएक्ट। आपके इसमें स्पेस नहीं आएगी प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक हो गया जी। प्रोजेक्ट फोल्डर में स्पेस नहीं आएगी। अगर तो स्पेसिंग चाहिए तो स्पेस की जगह आप लोग हाइफन्स या फिर डैश जिसे कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जी, ये कह लें कि लेटेस्ट चीज़ आ गई है, पहले NPM ही होता था, NPX नहीं होता जी। उसमें हम ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ना, इस टाइम अभी तक हमने ये इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक हो गया जी। अगर तो आप लोगों ने इंस्टॉल करना होता तो हम क्या लिखते हैं, npm-i क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो पहले हम इस तरह करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप इस तरह, या फिर मेरा ख्याल है, अब तो काफ़ी पुरानी बात होगी, यूज़ नहीं किया, इनिट करते थे शायद, क्रिएट रिएक्ट ऐप इनिट करके लर्निंग रिएक्ट, इस तरह प्रोजेक्ट नेम। तो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इस टाइम जो है npx नहीं, इसमें अब क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, नोड जेएस के साथ साथ ये चीज़ें आ गई हैं। जब आप npx करते हैं वो क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी डाउनलोड करेगा टेम्परेरी तौर पर, और आपका प्रोजेक्ट फोल्डर भी क्रिएट करके देगा।
जी ऑटोमेटिकली, आपको ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जी ये लर्निंग रिएक्ट जो है, इस एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर सारी फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएंगी और सेटअप भी हो जाएगा उसका एनवायरनमेंट। ओके जी, जैसे ही एंटर करेंगे तो इसकी जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करके उसका एनवायरनमेंट सेटअप कर देगा। अगर ये ना करें तो आपको खुद से इसका एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है, और एनवायरनमेंट सेटअप करते करते आप लोगों का एक दिन यूज़ हो जाता है, एक दिन भी लग जाता है। और क्या होता है, साथ साथ कहीं एक भी मिस्टेक आ जाए, जावास्क्रिप्ट तो आप लोगों ने की है, कोमा की जगह डॉट लगा दें तो एनवायरनमेंट ख़राब पूरा, तो फिर शुरू से आप लोगों को अब देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर हुई है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर लें, बहुत ईजी है। अब ये देखें वो कर क्या रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। इंस्टॉलिंग वो रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट डोम इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये ऑटोमेटिकली, इसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये नेट से ही चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है। अगर तो नेट नहीं है तो फिर आप लोग ये कमांड नहीं यूज़ कर सकते होंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप जी हो सकती है, लेकिन रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्या होगा, जब आप लोगों ने एक बार इंस्टॉल कर लिया, न्यू जब उसका वर्जन आ जाएगा तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अब ये npx की मदद से क्या होगा कि जैसे ही लेटेस्ट कोई भी, लेट्स सपोज 5 मिनट पहले कोई पुराना वर्जन था, आप 5 मिनट बाद दोबारा से कर रहे हैं, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से वो लेटेस्ट फीचर्स ही डाउनलोड होंगे npx की मदद से। अगर एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप उसी वर्जन पे रह जाएंगे। किस मुल्क से हो रही है, ये जहाँ पे भी उन्होंने डाटा रखा होगा, लाजमी नहीं, अब हमें ज़रूरत भी नहीं उस चीज़ की समझने की। अच्छा जी, इस टाइम रिएक्ट का जो वर्जन है 17.0.2, रिएक्ट की वेबसाइट पे आते हैं reactjs.org, तो ये इसकी वेबसाइट है। ठीक हो गया जी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस टाइम देखिए इसका वर्जन जो है 17.0.2, तो सबसे लेटेस्ट ही उसके वो वर्जन भी डाउनलोड करता है अगर आप npx की मदद से इसको डाउनलोड करते हैं तो। अच्छा जी, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है, रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। ये देखें प्रैक्टिस के अंदर एक लर्निंग रिएक्ट ऐप रिएक्ट के नाम से प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो गया, 142 MB। उसके अंदर आपके पास ये कुछ इन्वायरमेंट या इस तरह की फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें वी सजेस्ट डैट यू बिगिन बाई टाइपिंग, तो CD अगर जहाँ पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसी CMD पे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने डायरेक्टरी को चेंज करना है, कहाँ पे पहुँचना है, लर्निंग रिएक्ट पे, CD लर्निंग रिएक्ट। जब इस पे आ गए तो अब देखें पहले हम थे प्रैक्टिस फोल्डर पे, अब देखें अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, लर्निंग रिएक्ट पे। ठीक हो गया जी। जब हम उस फोल्डर पे पहुँच जाएं तो अब आप लोगों ने क्या करना है, npm स्टार्ट लिख दें। npm स्टार्ट करेंगे तो वो देखें रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसकी मदद से आपका प्रोजेक्ट फोल्डर रन करने लग जाएगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ जी कर सकते हैं। जी ये अगर अब ये देखें ना, लेट्स सपोज ये तो फर्स्ट टाइम ही हमने किया है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी जो हमने किया है ये हमने बंद कर दिया। अब जब दोबारा आप लोगों ने आना है, इसे भी बंद करते हैं, आप उस प्रोजेक्ट फोल्डर पे आए जहाँ पे आप लोगों ने लिखा है लर्निंग रिएक्ट पे आए, एड्रेस बार में आके CMD ओपन करें। अब देखें ये उसी प्रोजेक्ट फोल्डर पे ही हमने CMD ओपन किया है, तो अब सिंपल आप लोगों ने npm स्टार्ट लिखना है। अब आप लोगों ने और कुछ भी चेंज डायरेक्टरी तो तब करते हैं ना जब हम इससे किसी और फोल्डर पे हों, अगर उस फोल्डर पे ही है तो चेंज डायरेक्टरी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। हमारी ये ऐप रनिंग मोड में आ गई।
एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप जिस प्रोजेक्ट फोल्डर कहीं पे भी बना रहे हैं उससे पहले किसी फोल्डर के नेम में, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फलानी में वेब एंड मोबाइल ऐप डेव लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, वेब एंड मोबाइल ऐप डेव। अगर आप इसका नेम चेंज करके, हमने एक एंड इस तरह किया हुआ है, एंड इस तरह भी तो होता है ना, अगर आप लोग ये लिख देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं रन होगा, आपको एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, कोई स्पेशल करैक्टर्स वगैरह ना यूज़ किए हुए हैं, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। और ये ऐसे एरर हैं जो आपको गूगल भी करे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट फोल्डर कह लें कि डायरेक्ट, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए ना, मैं आपको अपना बता देता हूँ। लोकल डिस्क डी, इसमें सिंपल एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया हुआ है, एक फ़ोल्डर बनाया हुआ प्रोग्रामिंग के नेम से। इस प्रोग्रामिंग के नेम के अंदर मैंने सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, सिंपल, किसी में स्पेस भी नहीं दी है मैंने इवन के। तो आप लोग इस तरह ही स्ट्रक्चर बनाएं ताकि कोई एरर वगैरह ना आए फ्यूचर में भी। नहीं, स्पेशल करैक्टर का इशू आ रहा था। अगर मैं इससे ही एंड की जगह वो वाला सिंबल यूज़ कर लूँ या इसमें कहीं पे भी सिंबल वो वाला यूज़ कर लूँ तो ये रन नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ठीक होगा जी, हमारी ये ऐप जो है ये क्रिएट हो चुकी है और ये रनिंग मोड में आ गई है। क्लियर है इतना अब तक? अच्छा जी, आप लोग में सिस्टम या लैपटॉप वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो बेशक अभी स्किप कर दें, पॉज कर दें, उसके बाद कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अब दोबारा ट्यूटोरियल पे आते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप करने के बाद हमने उसको cd करके डायरेक्टरी को चेंज किया था और npm स्टार्ट कर दिया और रिज़ल्ट में हमारे पास भी सेम ऐसा ही आ गया। अच्छा जी, वट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर स्टार्टिंग विद React.js यू शुड हैव इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस इन HTML आप लोगों को आती है, CSS आती है और जावास्क्रिप्ट भी आती है। You should also have some experience with the new JavaScript features introduced in ECMAScript 6 ES6. You will learn more about them in the React ES6 chapter. तो ES6 तो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, किसी को ना आती हो, किसी भाई को ना आती हो ES6 बता दें, बी फ्रैंक, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं ना आती है तो आप लोगों को बाद में रिएक्ट में इशू आएगा। एनीवन? सबको आती है जी? नहीं आती है? ओके जी, इनके अलावा आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, बाकियों को आती है? बाकियों का फिर टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है समान भाई, ये ठीक है ना? या तो खुद से बता दें या फिर हम टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा जी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के भी ES6 फीचर्स आने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट? हमने रिएक्ट कर तो लिया, रिएक्ट का प्रोजेक्ट फोल्डर भी क्रिएट कर लिया और रिएक्ट को हमने, हमारी ऐप भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया जी, लेकिन रिएक्ट है क्या? रिएक्ट समटाइम्स रेफर टू एज फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, लेकिन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है वो फेसबुक ने क्रिएट किया हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है ना, तो इसमें यही लिखा हुआ है, अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक हो गया जी। तो कभी भी कोई भी पूछिए आप लोगों से कि रिएक्ट है क्या, तो कभी भी फ्रेमवर्क ना कहिएगा। अक्सर इस तरह के सवालात वगैरह इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है और इसको क्रिएट किसने किया या मेंटेन कौन कर रहा है? वो फेसबुक कर रहा है। रिएक्ट इज़ अ टूल फॉर बिल्डिंग UI कंपोनेंट्स, कि आप यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स रिएक्ट की मदद से बना सकते हैं। हाउ डज रिएक्ट वर्क? रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। जी, एक्चुअल में जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही लाइब्रेरी लिखी हुई है तो फिर हम यानी कि कह सकते हैं ना कि 2 से 3 अफराद हैं, उनमें से एक कहता है कि ये फ्रेमवर्क है, बाकी कह रहे हैं कि लाइब्रेरी है। तो एक्चुअल में जो ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया है या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिखा गया है वो लाइब्रेरी है, तो हम भी इसको लाइब्रेरी ही कहेंगे। अच्छा जी, मेमोरी किसे कहा जाता है?
रैम को, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है जी? रोम मतलब जो हमारा टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट डेटा पड़ा होता है। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें डाटा परमानेंट है। डेफिनेशन क्या है नॉन वोलाटाइल मेमोरी की या वोलाटाइल मेमोरी की? जी नहीं होती। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है? वोलाटाइल सिस्टम बंद करने का आपने कह दिया, लेकिन सिस्टम बंद करने के अलावा कोई और लफ्ज़ यूज़ होना चाहिए जी। इलेक्ट्रिसिटी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है तब तक वो रनिंग मोड में है और उसमें डाटा सेव हो रहा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप छोड़ दें, कंप्यूटर बेशक ना बंद करें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दे रैम को, तो उसमें से मेमोरी चली जाएगी, ये डाटा चला जाएगा। ओके जी, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर्स डोम डायरेक्टली, रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी वेयर इट डज ऑल द नेसेसरी मैनिपुलेटिंग बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन द ब्राउजर डोम। रिएक्ट ओनली चेंजेस व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। लेट्स सपोज हम रिएक्ट ऐप पे हैं, अगर इसमें से हम कोई एक फाइल को चेंज करते हैं या एक टेक्स्ट को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज सेव है, मैं सेव में से इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। HTML CSS में जब हम करते हैं तो क्या होता था, कंप्लीट पेज रिफ्रेश होता था, लोड होता था। ऐसे ही है, रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ इस पैराग्राफ में चेंजेस होगी, बाकी कंप्लीट जिस तरह भी कंप्लीट कंपोनेंट बना हुआ है, जोन सी फाइल्स हैं, जोन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होती हैं। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है कि जहाँ पे जोन सी चीज़ की चेंजेस की ज़रूरत होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज करता है। ओके जी, रिएक्ट JS हिस्ट्री सिस्टम करंट वर्जन जो है अगस्त 2021 में रिलीज़ हुआ था, जो हम यूज़ कर रहे हैं 17.0.2, और करंट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ 4.0.3, वो भी अगस्त 2021 में ही वो अपडेट हुआ था या न्यू रिलीज़ हुआ था। क्रिएट रिएक्ट ऐप इंक्लूड्स बिल्ट टूल्स सच एज वेबपैक, बेबल एंड ESLint। वेबपैक क्या होता है? कोई एक भाई बताएं ताकि वो बाकी क्लास भी सुन सके। कंसोल में एरर शो करता है? नहीं जी, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका स्ट्रक्चर। हम वेब एंड माईलैब वेब रिएक्ट प्रैक्टिस में लर्निंग रिएक्ट पे थे हम। शहजादो सिस्टम अभी छोड़ दें। अच्छा जी, हम इस पे आ गए। ब्लैक ठीक है या वाइट? अच्छा जी, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अगर आप लोगों को याद हो, HTML में क्या करते थे, हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते थे और उसमें हमारी मेन फाइल जो होती थी index.html की होती थी। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखें, नोड मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर है, पब्लिक के नाम से सोर्स, गिट आप लोगों ने किया हुआ है, गिट सबसे पहले किया हुआ है आप लोगों ने। गिट इग्नोर की एक फ़ाइल है, package.json की फ़ाइल है। package.json में क्या होता है, हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज कह लें, इसे डिपेंडेंसीज भी कहा जाता है, कि जिसके बेस पे ये लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज, जिसको यूज़ करके आपकी वेब ऐप यूज़ होती है या वर्किंग में आती है। अब इसमें हमने देखा था रिएक्ट यूज़ हुई है, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, और बाकी ये वेब वाइटल्स वगैरह या लाइब्रेरी वगैरह टेस्टिंग जो कर रही है, ये रिएक्ट की अपनी ही है। तो ये वक्त के साथ साथ भी आप लोगों को चीज़ों का पता लग जाएगा जी। ये लाइब्रेरी है। अब देखिए, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट डोम एक अलग से लाइब्रेरी है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एक अलग से लाइब्रेरी है। ये तीनों लाइब्रेरीज मिलके आपकी ऐप चला रही हैं। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ और बहुत सारी लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे होंगे, जो फिर अगर ये फ्रेमवर्क होता तो हम ऐसे नहीं करते।
हम एक बार ही उसका डाउनलोड करते हैं सेटअप, और उसमें जो सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते होते हैं हम वो सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें यह है कि थर्ड पार्टी बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं, और एक तो ये है ओपन सोर्स मीन्स के फ्री है ना, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ का ये फ़ायदा होता है अगर आपको कोई इशू वगैरह आ रहा है या कोई न्यू फीचर ऐसा है जो फ्रेमवर्क में कंपनी ने खुद से नहीं प्रोवाइड किया है, तो कोई भी डेवलपर्स वगैरह या डिफरेंट कंपनीज वगैरह मिलके कोई न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है। फ्रेमवर्क में कंपनी ने जो चीज़ प्रोवाइड कर दी आप लोग उसको ही यूज़ करने के अंडर उसमें होंगे। जी मैं वही चीज़ें बताने लगा था, वो माइंड से निकल गया। सोर्स में आके यहाँ पर देखें, JS की फ़ाइल का याद होगा कि उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .js। इसमें एक ये फ़ाइल है app.js के नाम से। app.js नज़र आ रहा है या जूम कर दूँ, आप लोग चाहते हैं जूम कर दो। जी क्लियर है। इसमें देखें app.js, index.js, report webvitals.js, setuptests.js। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक ही फाइल बनती है, ठीक हो गया जी। तो वेब पैक क्या करता है, इन सारी फाइल्स को मर्ज कर देता है ऑटोमेटिकली, और वो हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे देता है, सिंगल एक फाइल जिसको हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं और हम उसको यूज़ में लेकर आ रहे होते हैं। तो ये वेब पैक करता है आपका काम। ओके जी, बेबल क्या करता है, एनीवन? क्या आपने कहा? JSX के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। और कोई भाई? जी हाँ जी। अब बेबल क्या करता है, हमने अभी पढ़ा कि ECMAScript 6 को यूज़ कर रहा होता है, ठीक हो गया जी। लेकिन बहुत सारे ब्राउज़र्स ऐसे हैं जो ECMAScript 6 को नहीं समझते हैं अभी तक, वो पुरानी जावास्क्रिप्ट को ही समझते हैं जिसका पुराना वर्जन है। बेबल क्या करता है, ECMAScript 6 के कोड को पुराने जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि हर ब्राउज़र को ये रीड कर सके, हमारी वेबसाइट को समझ सके। तो ये बेबल है। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये कंपाइल कर रहा होता है ECMAScript 2015 प्लस कोड, मीन्स के ES6 हो गया, उसके बाद भी काफ़ी सारे एडिशंस आ गए हैं, उसके कोड को ये बैकवर्ड कंपैटिबल वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये बेबल है। ESLint क्या करता है, ये किसी भाई ने बताया था पहले वेब पैक के बारे में जी। ESLint क्या करता है, आपकी वेबसाइट में लेट सपोज एंकर टैग है, ठीक हो गया जी। एंकर टैग में दो एट्रीब्यूट्स मस्ट होते हैं, कौन कौन से? href और alt। हम अगर HTML सिंपल HTML में मिस कर भी दें तब भी वर्क करता है, इसमें भी मिस कर दें तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन ये हमें एरर दिखाता है कि alt एट्रीब्यूट जो है वो लाजमी होना चाहिए और वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी हो। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मकसद क्या होता है जी? मुतबादिल उसका अगर इमेज लोड ना हो या क्रैश हो जाए तो उसकी जगह वो हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा रहा होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से हम वो लिखते हैं। ओके जी, उसके बाद जी क्लियर है इतना अब तक? कोई सवाल किसी का? जी सादो क्लियर है? अच्छा जी, रिएक्ट जो है हम डायरेक्टली HTML में भी लिख सकते हैं। बूटस्ट्रैप अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने CDN के ज़रिए यूज़ किया हुआ है, उसी तरह रिएक्ट भी जो है CDN के ज़रिए हमें मिल जाता है। और रिएक्ट जो लिखने का तरीका है वो इस तरह का कुछ है कि आप लोगों ने सारा कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना होता है और वो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है HTML में। तो ये कोई तरीका है, इसको ना भी करें फ़ायदा नहीं इसका वैसे, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट रिएक्ट पे ही मूव करना है। ओके जी, सेटिंग अप अ रिएक्ट environment. If you have npx and node.js installed, you can create a react application by using create react app.
इफ़ यू हैव प्रीवियसली इंस्टॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली, जिसका मैंने पहले बताया कि हम ग्लोबली यूज़ इंस्टॉल करते थे इसको, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू अनइंस्टॉल द पैकेज टू इंश्योर NPX ऑलवेज यूजेज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। टू अनइंस्टॉल रन दिस कमांड, आप लोग इसको अनइंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल हम क्या करते थे, npm इंस्टॉल लिखते थे, इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल लिख दें, सिंपल, बाकी सारी चीज़ें वही, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करें कमांड npx से तो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमेशा लेटेस्ट वर्जन के ही लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करें। ठीक हो गया जी? ओके जी, अब तक हमने देखा रिएक्ट ऐप, ये हमारी रिएक्ट ऐप चल रही है। अगर इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, अब ज़ाहिर सी बात हमने ये तो नहीं रखना है इसको, हमने चेंजेस करनी है इसमें। तो चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड पे आए, ये आपका फोल्डर है, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर ये है, इसमें हमारे पास एक सोर्स का फोल्डर है। सोर्स फोल्डर में आए, आपका कोड जो नज़र आ रहा है आपको वो app.js में लिखा हुआ है। app.js में क्या करें, आप लोग इसको ख़त्म कर दें, यहाँ पे लिख दें H1 वी आर लर्निंग रिएक्ट। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है किसे, लोगो को। जो लोगो यहाँ पर आपको शो हो रहा था, लेकिन अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया? जोन सी लाइब्रेरीज आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप लोगों ने इंपोर्ट नहीं करना है कभी भी। सेव करें तो अब देखिएगा यहाँ पर वी आर लर्निंग रिएक्ट आ गया। तो यहाँ पर आप जोन जोन सी चीज़ें करेंगे, किसकी ये चीज़, इसमें देखें डिव में एक क्लास मिली हुई है, क्या मिली हुई है, ऐप, और यहाँ पे देखें app.css इंपोर्ट हुई भी है जी। हाँ जी जी, वो पहले क्या था, ये चीज़ थी, तो ये सेंटर में पहले उन्होंने किया हुआ है। ठीक हो गया जी? तो CSS स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है, app.css से। इसमें देखें app.css एक फ़ाइल है, इस फाइल में देखें डॉट ऐप को टेक्स्ट लाइन सेंटर किया गया है। तो अगर आप लोग इसको ख़त्म कर दें अब वो सेंटर में नहीं आएगा, तो इसको भी ख़त्म कर दें। CSS की फ़ाइल जितनी भी है उसका कोड जो भी है, app.js में आके यहाँ पर import app.css, इसको भी बेशक रहने दें, index.css में आ जाएं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। ये बेशक लिखना है, साथ साथ लिख दें। कोई ऐसी फ़ाइल अगर आप लोगों ने डिलीट कर दी जो यूज़ में हो रही हो तो आप लोगों का प्रोजेक्ट फोल्डर क्रैश हो जाएगा। app.js, उसके बाद index.js में आए, ये लोगो जो था अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, इसको भी डिलीट कर दें। index.js में आए, यहाँ पर एक फ़ाइल थी index.css की जिसको भी हमने डिलीट कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। ठीक हो गया जी? तो कोई ऐसी फ़ाइल आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो जो बनी ही ना हो तो ये तब भी एरर दे देगा। अब हम अपनी वेबसाइट में आते हो तो ये देखें, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कांट रिजोल्व index.css, क्योंकि index.css की फ़ाइल नहीं है। अब आप लोग इसको डिलीट ख़त्म कर दें। अब सेव करें तो ये देखें अब ये वर्किंग में है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है app.js के नाम से, हमारी एक फ़ाइल है app.js। हम इसमें जो कुछ लिख रहे हैं वो शो हो रहा है इसमें हमारी वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं कि जो आपकी ऐप में शो। ये शो कहाँ पे करवा रहा है, index.js की फ़ाइल में
यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है रिएक्ट डोम लाइब्रेरी। अगर आप लोगों को याद हो, हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया था, ऑटोमेटिक जो इंस्टॉल हुआ था, और रिएक्ट डोम भी इंस्टॉल हुआ था। अब ये कर क्या रहा है? रिएक्ट डोम रेंडर कर रहा है। रेंडर क्या कर रहा है? यहाँ पर app.js की जो फाइल है उसको एक्सपोर्ट किया गया है ऐप के नाम से ही। जब ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाए, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल में। सिंपल इंपोर्ट ऐप लिखें, करना कहाँ से है? फ्रॉम में उसका पाथ दे दें, उसको ये पाथ मिल गया, इसको यहाँ पे वो कंपोनेंट मिल गया इंपोर्ट ऐप का। अब यहाँ पे देखें, रिएक्ट डोम रेंडर कर रहा है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ऐप को। ये ऐप है, आपके कंपोनेंट्स जितने भी हैं रिएक्ट के, वो सारे के सारे अपर केस से शुरू होंगे, लेटर अपर केस से, तब वो उसको एक कंपोनेंट समझता है। तो यहाँ पर हमने देखे फाइल का नेम भी जो है अपर केस से स्टार्ट किया, फंक्शन एक बनाया ऐप के नाम से, और उसको ही हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये एक कंपोनेंट बना हुआ है, इस कंपोनेंट को आप लोग कहीं पे भी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किया, index.js में उसको इंपोर्ट कर दिया। अब रेंडर किसको करवा रहे हैं? उस ऐप को। करवा कहाँ पे रहे हैं? अच्छा, रिएक्ट डोम रेंडर जो है ये क्या चीज़ है? एक इसका अगर कोड देखें तो कोड में आपको क्या पता लग रहा है? ये एक बताया था अभी किसी नहीं, वो तो करेगा, सही है। एक ये फंक्शन है, ठीक हो गया जी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाए फंक्शन, तो उसे क्या कहा जाता है? मेथड कहा जाता है। तो ये रेंडर जो है एक मेथड है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें, मेथड पैरामीटर्स पास करने आते हैं, तो इसमें 2 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैरामीटर है, कोमा के बाद यहाँ पर सेकंड पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होता है कि आपने रेंडर क्या करवाना है। हमारा ब्राउज़र अगर स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर रहा है तो किस फाइल में करता है? HTML की फाइल में करते हैं ना। हम कोई भी, लेट्स सपोज हम कोड यहाँ पे किस चीज़ का लिख रहे हैं? HTML का लिख रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो HTML में ही एक्सपोर्ट भी हो या हमें वहाँ पे शो करवाए। आपका ये ब्राउज़र जो है यहाँ पे शो जो हो रहा होता है HTML शो करवाता है ना। तो HTML में शो करवाने के लिए रिएक्ट डोम रेंडर किया जाता है। फर्स्ट पैरामीटर में बताया जाता है कि रेंडर करवाना क्या है। फर्स्ट पैरामीटर में बताया जाता है कि रेंडर करवाना कहाँ पर है, और सेकंड पैरामीटर में बताया जाता है, फर्स्ट में बताया जाता है कि करना क्या है, सेकंड में बताया जाता है कि कहाँ पे करवाना है उसको रेंडर। तो डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी रूट, ये तो याद ही होगा, जावास्क्रिप्ट में करते रहे हैं। तो इस कोड की मदद से क्या हो रहा है? एलिमेंट वो वाला गेट हो रहा है जिसकी आईडी रूट है। अब ये रूट आईडी है कहाँ पर? यहाँ पर देखें, एक और आप लोगों को फोल्डर क्रिएट नज़र आ रहा होगा, पब्लिक में आपके पास देखें index.html। तो हमारा ब्राउज़र जो है index.html को ही रीड करता है, ऐसे ही है। index.html में है, इसमें आपके पास HTML का कोड आ जाएगा, डॉक टाइप HTML हेड, और उसके बाद बॉडी में देखें एक डिव है जिसको आईडी दी गई है रूट। तो यहाँ पे किस एलिमेंट को गेट कर रहा था? जिसकी आईडी है रूट। इस रूट के अंदर उसने क्या करना है? जो भी आप लोग कोड लिख रहे हैं इसके अंदर वो इंसर्ट करता जाएगा। ये रिएक्ट काम कर रहा है। अगर आप लोग इस पे आए, बल्कि यहाँ पर पब्लिक में डायरेक्ट index.html को रन करें तो आपको कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक हो गया जी। कंसोल में आए, कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्स में आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी। लेकिन जब हम npm स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर तो वही है, तो वो क्या कर रहा है? एक सर्वर बना रहा है और उसमें डोम्स को इंसर्ट करता जाता है।
इस टाइम नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जो कोड लिख लेना है उसके बाद हम इसका एक बिल्ड बनाते हैं। जब हम बिल्ड बनाते हैं उसमें एक हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, हम उसको डिप्लाई कर रहे होते हैं। जी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं, HTML की फाइल में हम एक h1 में कुछ लिख देते हैं, जो वगैरह p1 की id देके उस फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करें उसके अंदर जो भी ऑपरेट करेंगे उसको भी नीचे इधर HTML में शो करवाने को आपने जो पैराग्राफ को बनाया हुआ है जो बनाया उसके अंदर कुछ जी वो id में जो हाँ जी, तो इस तरह ये बीच में उन्होंने ये वही चीज़ कर रहा है, लेकिन ये रिएक्ट का अपना तरीका है जो इसकी चीज़ को कर रहा है। उसने डाटा जितना भी है, जो जो आप लोग लिख रहे हैं या app.js में जो कुछ लिखा होगा वो 1 बाय 1 करके इसमें इंसर्ट करता रहता है। ठीक हो गया जी, इस रूट में। अब आप लोगों को याद हो, आपकी वेब ऐप का नेम जो है इस टाइम यहाँ पर रिएक्ट ऐप है। ये चेंज किस तरह कर सकते हैं? index.html में हमारे पास टाइटल एलिमेंट होता है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर देखें आपके पास टाइटल आ रहा है। ठीक हो गया जी, रिएक्ट ऐप है, हम इसको कर सकते हैं लर्निंग रिएक्ट। सेव करें तो यहाँ पे देखें आप लर्निंग रिएक्ट आ गया। उसके साथ साथ मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट में वेबसाइट क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तो यानी कि HTML का ही लेक्चर हो जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ऐप में अब आप लोग जो कुछ लिखेंगे वो उसको रिएक्ट में उसको कन्वर्ट करके HTML में शो करवा देगा और वो आपकी एक रिएक्ट ऐप बनती जाएगी। जी अब तक क्लियर है इतना? कोई सवाल किसी का? जी जी हम करेंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह हम लाइब्रेरी हम डाउनलोड करते हैं ना, जिस तरह आप लोगों ने सर्च को डाउनलोड किया था, उस तरह आप लोगों ने सर्च डाउनलोड किया था ग्लोबली, ऐसे ही है, -G लगाया था। इसमें हम ग्लोबली नहीं करते हैं, इसमें हम प्रोजेक्ट बेस के लिए लाइब्रेरीज को डाउनलोड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो फिर हम थोड़ा एडवांस पे पहुँचेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मॉडिफिकेशन कर ली हमने। ओके जी, अब हमारे पास आ गया रिएक्ट ES6। व्हाट इज़ ES6? ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript 6। ECMAScript was created to standardize JavaScript and ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015 या ECMAScript 2015 कहा जाता है या फिर ECMAScript 6 कहा जाता है। Why should I learn ES6? React uses ES6 and you should be familiar with some of new features like classes में नहीं हम जाएंगे। React जो है पहले क्लास बेस्ड था, पहले वो क्लास बेस्ड था, उसके बाद ये फंक्शन बेस्ड हो गया है। तो हम फंक्शन बेस्ड पे ही रहेंगे क्योंकि लेटेस्ट चीज़ है और जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं वो फंक्शन बेस्ड ही किए जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत अगर हाउ नो लेनी होगी तो आप लोग इसको कर सकते होंगे। क्लासेस एरो फंक्शन का पता होगा, किसी को ना पता हो एरो फंक्शन? एनीवन? एरो फंक्शन पता है सबको? वेरिएबल्स पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ var कीवर्ड के ज़रिए हम वेरिएबल डिफाइन करते थे। उसके बाद लेट और कॉन्स्ट भी आ गया। एरे मेथड्स आप लोगों ने किया होगा, डॉट मैप। ठीक हो गया जी, मैप हम इसमें बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग हम कर रहे होते हैं, मॉड्यूल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का पता है जिशादे? आप पक्की बात है? नहीं, आपके पीछे वाले। सिंटैक्स क्या उसका? ठीक हो गया। अगर हमने सिर्फ इफ कंडीशन चलानी हो टर्नरी ऑपरेटर।
वो भाई ने तो बता दिया ना कि अगर इफ़ है तो ये काम करेगा, एल्स होता है ये काम करेगा। टर्नरी ऑपरेटर की बात की जा रही है। अगर सिर्फ इफ़ कंडीशन यूज़ करनी हो टर्नरी ऑपरेटर वाली, फिर कैसे? क्वेश्चन मार्क के साथ उसको एंड का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेट सपोज लेट x इक्वल टू 5, x छोटा है 10 से, क्वेश्चन मार्क ABC अदरवाइज DEF। ठीक होगा जी, ये टर्नरी ऑपरेटर है। एक्स सिस्टम यहाँ पर क्या है? 5 है। क्या 5 छोटा है 10 से? कंडीशन ये ट्रू है। अगर तो ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखते हैं या जो भी रिटर्न करवा रहे होते हैं वो उसको रिटर्न करेगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर कॉलन के बाद हमने जो कुछ लिखा होता है वो करवा रहा होता है। ये तो हो गया इफ़ एल्स से, ऐसे ही है। अब अगर हमने सिर्फ इफ़ करना हो, फिर हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब भी ये वर्क करे, अदरवाइज कुछ भी ना हो। कॉलन के बाद एल्स तो फिर भी चलेगा ही उसके साथ इक्वल लगा दें। जी। टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर के साथ किधर? इधर ऑपरेटर के साथ एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं। सर एल्स में भी एबीसी देते हैं। किसमें? कौन से ऑपरेटर पे? टर्नरी ऑपरेटर के साथ अर्शदादी ये पूरा ही टर्नरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन मार्क के साथ आगे या पीछे आगे लगा दो। क्या लगाऊं? एंड ऑपरेटर लगा दो। ये दूसरा आएगा वो ये ये लगा। ये तो और ऑपरेटर है, ये और है। ये तो जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया ही नहीं ऐसा कुछ, उन्होंने ऐसा भी नहीं बनाया कुछ। हाँ जी, नल आएगा। एल्स कंडीशन तो फिर भी चल रही है। क्वेश्चन मार्क की जगह दो एंड ऑपरेटर्स आएंगे और लास्ट कंडीशन जो उन्होंने रिटर्न करवाया वो हटा। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 एंड ऑपरेटर आएंगे और कॉलन की जगह फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये इफ कंडीशन है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ट्रू हो तो तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये है क्लासेस। ठीक हो गया जी। इसको देखना है देख लीजिएगा, नहीं देखना है फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ पुरानी हो गई है अब। एरो फंक्शन, पहले हम फंक्शन किस तरह बनाते थे? हेलो इक्वल टू फंक्शन या फिर डायरेक्ट ही फंक्शन हम बनाते थे। फंक्शन हेलो हम इस तरह बनाते थे। ठीक हो गया जी। या फिर हेलो इक्वल टू फंक्शन, ये भी एक सिंपल फंक्शन है। अगर आप लोगों ने एरो फंक्शन बनाना हो तो एरो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये किस तरह करते हैं? अच्छा जी, अब इसमें अगर फंक्शन यूज़ करने हैं आप लोगों ने तो फंक्शन रिटर्न से पहले पहले आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। लेट सपोज लेट सलाम इक्वल टू फंक्शन। ये फंक्शन हम पहले इस तरह बनाते थे। ठीक हो गया जी। एक तो ये तरीका था, हम कर देते हैं अलर्ट सलाम। ठीक हो गया जी, हमने कर दिया अलर्ट सलाम। एक तरीका ये था, या फिर एक था फंक्शन सलाम और इसको हम ले आते हैं नीचे। एक ये तरीका था, ये पुराना तरीका है। अब हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने का तरीका लेट के साथ बना लें या फिर कॉन्स्ट के साथ बना लें। तो फंक्शन जो है ज़्यादातर कॉन्स्ट के साथ ही बनाए जाते हैं, क्योंकि फंक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे होते हैं। कॉन्स्ट सलाम। ठीक हो गया जी। जैसे हमने ऊपर लिखा, बेशक यहाँ पर भी कॉन्स्ट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कॉन्स्ट सलाम। लेकिन अब देखें हमें एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है?
हमने पहले ही इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल नेम को पहले से डिक्लेयर किया हुआ है तो कॉन्स्ट की मदद से आप उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कॉन्स्ट सलाम 1 इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन कर्ली ब्रेसेस। ये आपका एक एरो फंक्शन बन गया है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप लोग अलर्ट सलाम लिख दें। तो ये डिफरेंस है। एरो फंक्शन बनाने के लिए पहले आप उसको एक वेरिएबल में उसका नेम डिक्लेयर करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन इतना तो आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है। आगे आप लोग सिंपल स्ट्रिंग यूज़ कर लेते थे, नंबर यूज़ कर लेते थे, वट एवर जो भी करना हो, एरे कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया। अगर फंक्शन करना है, एरो फंक्शन खास तौर पर, पैरेंथेसिस इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन, ये देखिए एरो बन गया है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे बस। कर्ली ब्रेसेस जो सिंपल फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो ये एरो फंक्शन है। ओके जी। उसके बाद वेरिएबल्स var कीवर्ड के साथ, लेट के साथ और कॉन्स्ट के साथ। अच्छा जी, कॉन्स्ट का तो एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है ना, कि आप लोगों ने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया, आप लोग उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया जी। लेट सपोज हम इसको कर देते हैं कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल टू अहमद कर दें। ठीक हो गया जी। अब क्या हम यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं इस तरह? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैल्यू जो हमने ली है वो कॉन्स्ट में ली है। ये आपको एरर दे देगा। console.log यूज़र नेम करें, अपनी वेबसाइट पे आए, तो ये देखें ये आपको एरर दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक हो गया जी। अगर आप इसको ख़त्म करें तो अब देखें आपके पास ये console.log में अहमद आ गया। लेकिन अगर यही लेट के साथ हमने किया होता तो ये वर्क करता। अब ये करेगा क्योंकि हमने इसको अब लेट के साथ डिक्लेयर किया यूज़र नेम को। रन करें तो अब देखें ABC आ गया। तो ये डिफरेंस है कॉन्स्ट में और यूज़र नेम में, कॉन्स्ट में और लेट में। लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, कॉन्स्ट भी उसके साथ है तो वो भी ब्लॉक स्कोप है। एक होता था हम ग्लोबली कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे, उसको किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी कर्ली ब्रेसेस जिसको ब्लॉक स्कोप कहा जाता है उसके अंदर यूज़ कर सकते थे, या किसी भी लूप वगैरह में। फॉर एग्जांपल वेरिएबल I इक्वल टू 5 मैंने किया, वेरिएबल I इक्वल टू 5। अब मैं एक लूप चला देता हूँ, फॉर लूप। इसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल I इक्वल टू 0 लेते थे सबसे पहले। ऐसे ही है, I छोटा है 6 से, I प्लस प्लस, हम इस तरह यूज़ करते थे। अब देखें हमने यहाँ पे भी I ले लिया और ऊपर भी हमने एक I लिया हुआ है। अब होगा क्या, इसकी यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू रख दी है यहाँ पे भी I की वैल्यू वही हो जाएगी। ये वेरिएबल में है। अगर आप इसको लेट कर देते और यहाँ पर भी लेट कर देते तो अब यहाँ पर I अलग है, यहाँ पर ये I अलग है। यहाँ पर I 0 है जो इसके अंदर तक ही वर्क करना है, हमने ऐसे ही है। लेकिन ये हमने बाहर भी तो यूज़ किया हुआ है, इसको हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कहीं और यूज़ कर रहे होंगे। जी अगर हम फाल के अंदर वो लेट को खत्म कर दें तो फिर ऊपर वाली जारी यूज होगी।
अब ऊपर वाली होगी, मेरा ख्याल है। नहीं, ऊपर वाली नहीं होगी, ये अंदर वाली होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। अब क्या कर रहा है, ये इसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा है। वेरिएबल में क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई डिक्लेयर करना हो, आप var का कीवर्ड ना भी यूज़ करें तब भी वो उसको डिक्लेयर कर देगा। जिस तरह लेट में है ना, लेट लाजमी है यूज़ करना है। अगर आप लोग सिंपल x = 5 कर दें तो ये तब भी वर्क करेगा। अब ये इसको एज अ var कीवर्ड के तौर पर यूज़ करेगा। इस पे नहीं चलेगी लूप, इस पे वाले पे चलेगी, आई वाले पे। एरे मेथड्स, इसमें हम मैप को ही यूज़ कर रहे होते हैं। मैप हम एरे में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमें एक न्यू एरे जनरेट करके दे देता है। एरे में लूप चलती है, वो हर एक वैल्यू को उसके अंदर हमने जो कुछ भी रिटर्न किया हो वो उसको एक न्यू एरे में स्टोर करवा देगा माई लिस्ट में। तो ये हम आगे जाके देख लेंगे। डीस्ट्रक्चरिंग करना, मेरा ख्याल है ये आप लोग खुद कुछ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि हम रिएक्ट की तरफ ही मूव करें। रिएक्ट रेंडर HTML, जी अब तक क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया कि रेंडर किस तरह कर रहा होता है और कहाँ पे कर रहा होता है। ये देखें, रिएक्ट डोम रेंडर हेलो, यहाँ पे जो भी आप लोग एलिमेंट्स वगैरह लिख दें या फिर वो उसके कंपोनेंट में भी एलिमेंट ही होते हैं वो लिख दें तो वो उसको रेंडर कर देगा। रेंडर करेगा कहाँ पे, जो हमने सेकंड पैरामीटर में उसको बताया होगा। यहाँ पे document.get element by id रूट है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को कोई आईडी दे दें और वो यहाँ पर उसको पास कर दें तो वो उसके अंदर उसको रेंडर करने लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ना ही छेड़ें तो बेहतर है। ये तो जो बहुत एडवांस लेवल पे बात की जाए तो तब की बात है। अच्छा जी, अब ये देखें, वो यहाँ पे आपको चेंजेस करके भी बता रहा है। document.get element by id सैंडी, ठीक हो गया जी। अब उसने उस आईडी को चेंज किया। आईडी उसने कहाँ पे यूज़ की हुई है, बॉडी के अंदर हेडर है जिसकी आईडी सैंडी। अब वो एलिमेंट ये जितने भी रेंडर होंगे वो इसके अंदर यहाँ पे रेंडर हो रहे होंगे बजाय के रूट एलिमेंट के। जी क्लियर है? उसके बाद रिएक्ट JSX। व्हाट इज JSX? जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सअप है। JSX stands for JavaScript XML. JSX allows us to write HTML in React. अब यहाँ पे देखें, हमारी फाइल जो है, फाइल की एक्सटेंशन क्या है, app.js के जावास्क्रिप्ट की फाइल है, लेकिन उसके अंदर हम लिख क्या रहे हैं, HTML लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये JSX की मदद से है। लेकिन जब आप लोगों ने पहले जब सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की थी, आप लोग जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट इस तरह HTML तो नहीं लिखते थे, लिखते थे तो एरर आ जाता था। हम HTML में HTML लिख रहे होते थे, CSS में CSS कर रहे होते थे और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट करते थे। इसी में आप लोग CSS भी यूज़ कर सकते हैं, इसी में आप लोग CSS भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम CSS किस तरह यूज़ करते थे, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट, ऐसे ही है। कलर चेंज करना हो तो कलर रेड कर देते थे। ठीक हो गया जी। ये सिंपल हम HTML में करते थे इनलाइन स्टाइलिंग। अगर आप लोगों ने इसमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, इक्वल साइन लगाएं, अब कर्ली ब्रेसेस आएंगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा कर्ली ब्रेसेस आएंगी।
ठीक होगा जी। दो बार, इसका मतलब है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट पास करने के लिए सिंपल ऑब्जेक्ट। अब अगर कलर यूज़ करना हो, कलर कॉलन रेड। पहले आप लोगों ने देखा था हम अगर रेड यूज़ करते थे डायरेक्ट ही कर देते थे, ऐसे ही है सिंपल HTML में। लेकिन अब अगर यूज़ करना है तो अब हम यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग लेंगे। सर अगर कोई CSS की प्रॉपर्टी देनी हुई तो एक और ऑब्जेक्ट नहीं, इसके अंदर ही। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट का हमें पता है, एक हम प्रॉपर्टी और वैल्यू कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर करते थे, तो बैकग्राउंड कलर हम इस तरह यूज़ करते थे, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे डैश आ रहा हो उसको रिमूव करें और उसका नेक्स्ट जो करैक्टर होता था उसको अपर केस में लिख दें, मीन्स के कैमल केस में आप लोगों ने अब लिखना है। बैकग्राउंड कलर अब हम क्या करें, लेट्स सपोज इसको हम ऑरेंज कर देते हैं। सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आए तो हमें एरर दे रहा है लाइन नंबर 19 में x इज़ नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पर x बता रहा है। इसे हम स्किप करते हैं तो ये देखें, हाँ जी हम करेंगे। अलग फाइल तो पहले ही बनी हुई है, ये app.css की, यहाँ पर ही कर दें, कर सकते हैं, जितनी मर्जी फाइल बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ओके जी, कोडिंग JSX डोम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सारों ने पढ़ा हुआ है ना। डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आप डोम के ज़रिए कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते थे और किसी भी एलिमेंट के अंदर उसको अपेंड कर देते थे, ऐसे ही है। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग नोड्स के साथ खेल सकते हैं और एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट करके उसके अंदर सिंटैक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस तरह करें तो एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा और हमें उस लेवल की वो चीज़ आती भी नहीं है। अभी हमें सिंपल HTML आती है, ठीक हो गया जी। एक तो तरीका ये है, JSX की मदद से कॉन्स्ट माई एलिमेंट इक्वल टू, मीन्स के ये एक वेरिएबल लिया जा रहा है, उसके अंदर बस ये देखेंगे H1 में लिखा हुआ है आई लव JSX। अब जब यहाँ पर हम माई एलिमेंट को रेंडर करवा रहे हैं, करवा कहाँ पे रहे हैं, रूट ID के अंदर, तो रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास, एक हेडिंग 1 होगी जिसके अंदर आई लव JSX लिखा होगा, ठीक हो गया जी। नहीं H1 नहीं लिखा होगा, H1 के जी, हाँ जी H1 वो हेडिंग 1 बन जाएगा। एक तो ये है JSX की मदद से आप लोग सिंपल HTML लिखें, वो उसको उस पर कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल 2 है विदाउट JSX। आप लोग एलिमेंट को क्रिएट करें, क्रिएट क्या करें, H1 करें, उसके बाद उसके अंदर जो मर्जी कंटेंट लिखें, तो अब क्या होगा, वो एक एलिमेंट क्रिएट करेगा क्या, H1 उसके अंदर ये कंटेंट ऐड कर देगा। तो फिर आप विदाउट JSX इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा और हम खुद भी नहीं यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट का फ़ायदा ही यही है कि आप इसको जितना ईजी कर सकें, उसकी मदद से आप लोग अपनी ऐप बना सकें। तो JSX से हम यूज़ करेंगे ताकि हमें जो HTML आती है उसकी मदद से ही हम अपनी वेब ऐप क्रिएट कर सकें। As you can see in the first example, JSX allows us to write HTML directly within the JavaScript code. Expressions in JSX, आप लोग सिंपल यहाँ पर जिस तरह हमने app.js लिखा हुआ है, we are learning React, टू प्लस ट्रू इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। हम यहाँ पे 4 लिखें तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अगर तो आप लोगों ने इसको
एडिशन ही करना है, मतलब कि इसका सम करना है, तो एक तरीका था कि आप लोग ऊपर कोई फंक्शन बनाते या वेरिएबल बनाते, वहाँ पे 2 + 2 करते और यहाँ पे फिर उसको यूज़ कर रहे होते। JSX में क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट ही जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? कर्ली ब्रेसेस यूज़ करें। अब यहाँ पर 2 + 2 कर दें, तो ये जो भी इसका आउटपुट बनेगा वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो 2 + 2 = 4। तो ये देखें यहाँ पर अब आपको 4 नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे माइनस कर दें तो अब क्या होगा, 2 में से -2 कर दें वो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छा जी, रिएक्ट इज़ 5 + 5 टाइम्स बेटर देन विद JSX। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी? रिएक्ट इज़ 10 टाइम्स बेटर विद JSX। इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML, सिंपल उसको किसी वेरिएबल में लें। वेरिएबल में अगर आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में उस कोड को लेकर आना है तो आप लोग फिर पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे लाजमी। पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने उस कोड को लिखना है। 1 टॉप लेवल एलिमेंट, अगर आप लोग किसी भी फंक्शन के अंदर, अब देखें यहाँ पे जिस तरह ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस, यहाँ पे देखें अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? ये सारे टॉप लेवल एलिमेंट बन गए हैं, मीन्स के इनका पेरेंट अब कोई भी नहीं है। तो जितने भी आप लोगों ने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं उससे पहले एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। एक तो तरीका ये है कि आप लोग कोई भी बना रहे हो, लेट सपोज हम इसको स्किप करते हैं, अच्छा जी। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, हमने ऐप को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, तो मीन्स कि ऐप कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब ये हमें एरर दे देगा, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। ये कंपोनेंट बना हुआ है app.js। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पब्लिक सोर्स, सोर्स के अंदर आप लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स के नाम से, जिसके अंदर आप लोगों ने सारे कंपोनेंट्स रखे होंगे। सेव किया, इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लें हेडर के नाम से, कि आपके वेबसाइट के जितने भी हेडर होंगे वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर आ रहे होंगे। सेव करें, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लें, फ़ाइल का नेम रख दें। अभी हम एक कंपोनेंट बनाने लगे हैं, तो कंपोनेंट का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है हमेशा अपर केस में होगा, HADER.JS। आप लोग इसकी एक्सटेंशन जो है JS भी रख सकते हैं, JSX भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सिंपल कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में ना। JS और JSX में क्या है कि कुछ IE कह लें, जिस तरह हम ये VS कोड यूज़ कर रहे हैं। HTML का याद होगा, HTML फाइल एक्सटेंशन बनाते थे तो हमारे पास HTML का कोड लिखा हुआ नज़र आने लग जाता था। CSS का करते हैं, CSS का आ जाता है, जावास्क्रिप्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का आ जाता है। इस टाइम जो है JS जो है, अगर आप इसको यूज़ करें सिंपल header.js, नीचे आगे देखें हम इसको लैंग्वेज मोड चेंज कर सकते हैं, तो ये JS में ही लिख दें तो JSX का ही काम करने लग जाएगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर जाके यहाँ पे JSX करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं इतना कुछ खास, अपनी मर्जी है, इसको वो अपर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन कंपोनेंट नेम जो है वो हमेशा उसमें ही होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में।
अच्छा जी, हेडर हमने एक बना लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हर फाइल में हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसमें रिएक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं। रिएक्ट को इंपोर्ट करने का तरीका इंपोर्ट रिएक्ट है। अब देखिए रिएक्ट में एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक हो गया जी। रिएक्ट फ्रॉम, इंपोर्ट कहाँ से करना है, रिएक्ट लिख दें, ठीक हो गया जी। उसके बाद सिंपल ये लिख दें, ठीक हो गया जी। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमने कर दिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाएं। फंक्शन का नेम लिख दें हेडर जी, वो मैं आता हूँ उस पर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं। हमने एक फंक्शन बनाना है, हेडर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक हो गया जी। ये बन गई। उसके अंदर हमने रिटर्न कर देना है। रिटर्न अगर सिंपल हेडर के अंदर हेडर लिख दें, ठीक हो गया जी। अब हेडर तो हमने बना लिया, इसे रिटर्न भी तो करना है, सॉरी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। अब देखें हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इसको कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अब तक जितना भी कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हेडर। अब उसने VS कोड ने ऑटोमेटिकली उसको उसका पाथ दे दिया। कंपोनेंट्स में से हेडर में से हेडर की फ़ाइल को वो इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आके अब हम कंपोनेंट अगर यूज़ करना हो, लेस देन साइन या लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, हेडर फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन साइन या फिर राइट एंगल ब्रैकेट, आप इसको क्लोज भी करेंगे साथ साथ। कंपोनेंट हमने बनाया और कंपोनेंट को हमने क्लोज कर दिया, सेल्फ क्लोजिंग इसको कह दें। अब अगर रन करें तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये हेडर भी आ गया, ठीक हो गया जी। उसी तरह हमने यहाँ पे एक हेडर बनाया है कंपोनेंट्स में, एक और फोल्डर बना लें फुटर का। इस फुटर के अंदर फुटर डॉट JS। अब हमने पहले क्या किया था, हेडर जो डॉट JS में। अच्छा जी, एक तरीका ये है एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। एक तरीका ये है कि आप इसको स्किप करें, यहाँ पर ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आप लोग ये लिख दें, तो तब भी ये एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर रहे होंगे। मीन्स का कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं। अगर तो आप लोगों ने इस हेडर को सिंपली एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है जी। ऊपर भी आएगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपने पहले देखा हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, फंक्शन का नेम बनाया, रिटर्न कर रहे हैं जी। वापस आना है फिर, ठीक है। अच्छा जी, एक ये चीज़ थी, हमने हेडर किया। हम यहाँ पर एक और अगर डिव लेना चाहें, डिव टॉप बार या फिर दिस इज अ डिव इन द हेडर कंपोनेंट, हमने ये लिखा। लेकिन अब देखें ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? हमने दो एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, लेकिन जब आप रिटर्न कर रहे हो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को ही, टॉप लेवल जो है उसको रिटर्न करना है। उसके अंदर जितने मर्जी एलिमेंट्स लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर ये करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको एक डिव के अंदर लें तो अब ये वर्क करेगा। सेव करें तो यहाँ पे देखेगा दिस इज़ अ डिव इन द
हेडर कंपोनेंट। लेकिन div एलिमेंट जो है किस मकसद के लिए होता है? जी शहजादे, आप div एलिमेंट किस मकसद के लिए होता है? हाँ जी, एक ये सेक्शन बना रहा होता है। तो क्या हम यहाँ पर सेक्शन बना रहे हैं? हम तो नहीं बना रहे हैं ना, हम तो सिर्फ इस वजह से ये इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हम हेडर में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें। तो बजाय इसके कि बार बार आप लोग div एलिमेंट यूज़ करें, आप लोग सिंपल इसको एम्प्टी एलिमेंट यूज़ कर लें। ये एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता है। अब इसके अंदर आप लोग जितने मर्जी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो div ना यूज़ करें। अगर तो कोई क्लास वगैरह यूज़ करनी है या कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी है उस एलिमेंट्स के अंदर, तो तब आप लोग फिर div यूज़ करेंगे ताकि आप लोग उसको आईडी दे सकें, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप लोग आईडी नहीं दे सकते हैं इस तरह, ये आपको एरर दे देगा। अच्छा जी, अभी देखें हम रिटर्न जो कर रहे हैं एक लाइन में ही कर रहे हैं। अगर इसको ही हम एक से ज़्यादा लाइन में ले आते हैं, सेव करें, और एक तो ये तरीका है, ठीक हो गया जी, आप लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन एक है कि आप लोग इसमें पैरेंथेसिस यूज़ करें इस तरह, और इसको इस तरह लें। नहीं, एम्प्टी एलिमेंट्स में आईडी नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप लोगों ने यूज़ करना है फिर इसको div करेंगे और उसके अंदर आईडी देंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था फुटर एलिमेंट का, इतना क्लियर है? यस सर। फुटर में आए, अब VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ना कुछ एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पर देखिए ES7+, इसके डाउनलोड देख लें, और ये है DS, जो भी इसका ऑथर है उसका ये नेम है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें। जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास बने बनाए बहुत सारे एमिट्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से हम सिंपली कुछ कीवर्ड्स लिखें और वो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दे देता है। अब इसमें वो कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये स्निपेट्स जो है, हियर इज़ डायरेक्ट लिंक टू मार्केट प्लेस, ये अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये है, इसको बेशक देख लीजिएगा, स्निपेट्स जो हैं। अब हम फुटर में आते हैं। फुटर में आके पहले हमने क्या किया था, रिएक्ट को इंपोर्ट किया था, उसके बाद फंक्शन बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया। अगर वो हम स्निपेट यूज़ कर लें तो हम क्या करेंगे, सिंपल RFC लिखें, RFC एंटर करें, तो ये देखें वो बनी बनाई सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक हो गया जी? एक्सपोर्ट भी ये खुद ही कर रहा है। अब आप इसको कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल RFC लिखें, ये आपको स्निपेट्स दे देगा। उसके नीचे आपको बता भी रहा है कि इसने क्या क्या करना है। RFC उसके बाद ही आएगा। RFCE लिखें तो वो देखें वो क्या कर रहा है, फंक्शन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। सिंपल RFC लिखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगा, RFCE लिखेंगे तो वो नेक्स्ट जाके एक्सपोर्ट करेगा। RFCP में ये आपको प्रॉप्स भी साथ में प्रोवाइड कर रहा होगा, तो अभी हम प्रॉप्स पे नहीं जाते हैं। सिंपल RFC लिखें। अब ये देखें कंपोनेंट का नेम भी फुटर इसने दे दिया आपको। ये इसने कहाँ से दिया, जिस नेम की आपने फ़ाइल बनाई होगी उसको ये गेट करता है और उसके ही कंपोनेंट नेम भी आपको बता देता है। ठीक हो गया जी? हमने फुटर कर दिया, उसके बाद ऐप में आए और यहाँ पर ही आप लोग इसको, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट किए बगैर फुटर लिखें तो VS कोड क्या करते हैं, आपको खुद से ही सजेशन दे रहा होता है। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा, क्लोज किया, ऊपर देखेंगे जाके तो ये देखिए फुटर भी इंपोर्ट हुआ ऑटोमेटिक। तो ये VS कोड की मदद से है।
तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आएँ, वेब ऐप पे, तो ये देखें आपके पास फुटर भी आ रहा है जी। क्लियर है इतना? कोई सवाल किसी का? जी यहाँ तक ही ठीक है, ये आगे पढ़ें जी। बहुत है इसमें, बस एक चीज़, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस भी जाके कीजिएगा। हम डायरेक्ट, क्योंकि हम JS यूज़ कर रहे हैं, JS के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह VAR है, लेट है, कॉन्स्ट है, अलर्ट है, जो फंक्शन बने बनाए हैं, हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही है, उसी तरह क्लास भी इसका रिजर्व्ड एक कीवर्ड है, हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, उसकी जगह क्लास नेम यूज़ करना है। जहाँ जहाँ क्लास है, लेट्स सपोज हम एक app.css डॉट टेक्स्ट रेड, कलर रेड कर दें इसको, फुटर में आए। अब आपको ये CSS की फ़ाइल जो है बार बार हर जगह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने app.js में ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं फुटर को, और app.js में ही आप लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है। तो जब एक बार ही आपने app.js में इंपोर्ट कर लिया है, तो इसका मतलब वो हर फाइल में वर्क कर सकते हैं। फुटर में आए, डिव क्लास नेम अब यूज़ करेंगे। क्लास नेम हमने क्या रखा था, टेक्स्ट रेड। रन करें, अपनी वेबसाइट पे आए, तो ये देखें, अगर डायरेक्ट क्लास यूज़ करते, फुटर बना सकते हैं जी, लेकिन अभी आप लोग ये CSS यूज़ कर रहे हैं, तो आज सैटरडे है जी। हम कर सकते हैं, मैं वही कहने लगा था, अभी हम ये CSS की फ़ाइल को देख रहे हैं। गाइस देखिएगा, आप लोगों ने अभी तक SCSS नहीं किया हुआ है, ऐसे ही है। तो आज सैटरडे, अगर आप लोग टाइम देते हैं तो फिर आज रात हम वो एक सेशन रख लेते हैं, ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं 10 बजे, ठीक हो गया? आप लोगों ने तो बल्कि पहले की हुई है SCSS, आप लोगों की रिपीट हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट में मैं समझा नहीं आपकी बात जी, वो तो हमने की थी यहाँ पे। एक्सटर्नल फोल्डर बना के ये चीज़ आप लोग सिंपल CSS या SCSS की फ़ाइल बनाएं। अच्छा, वो हम नेक्स्ट सेशन क्लास में देख लेंगे, अभी ना कंफ्यूज हो जाएंगे फिर स्टूडेंट्स। वैसे सिंपल ये है कि जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर ये बनाया है ना, इसको कॉपी करें, यहाँ से ख़त्म कर दें, कॉन्स्ट स्टाइल ऑब्जेक्ट ही था ना, वो ऑब्जेक्ट ले लें, यहाँ पर आके स्टाइल कर दें, तो वही वर्क करेगा। बेस्ट वे एक्सटर्नल, ऑल राइट जी। रिएक्ट JS X कुछ हमने पढ़ लिया है क्लास नेम तक, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। बाकी जो है आज रात को फिर इंशाल्लाह हम SCSS कर लेते हैं 10 बजे, ठीक है जी। जी किसी को कोई सवाल है? एनीवन?